हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हिस्ट्री क्लास एनसीईआरटी बुक से क्लास नंबर 6 है। क्लास 6 का पहला चैप्टर देखेंगे। अध्ययन का नाम है क्या, कब और कहाँ, कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा एक लड़की, उसका सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले की। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये है रशीदा। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अभी तो अगर हमें जानना होगा तो क्या कर सकते हैं? अखबार पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं कि कल क्या हुआ था, ये जानने के लिए। और पिछले साल का भी जानने के लिए हम पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं या किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है, ये है क्वेश्चन। अतीत के बारे में हम चुप रहे। अब अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में जानने के लिए हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों या शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? ये सब जान सकते हैं कि वो कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे रहते थे, कैसे भी प्यार करते थे, कैसे कृषि करते थे, कैसे पशुपालन करते थे, कैसे शिकार करते थे। ये सब हम पता कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? पहले लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अभी हम देखेंगे चित्र और उसमें पता लगाएंगे नर्मदा नदी कहाँ है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेट या शिकार भी करते थे। अखेट मतलब होता है शिकार। जब कई लाख वर्ष पहले क्या होता था, लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे और आरंभिक लोग कुछ कुशल बड़े अच्छे संग्राहक थे जो आसपास के जंगल में से भी परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़, फल, जंगल से उत्पादन किए हुए कुछ संग्रह किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे सामान, और शिकार भी किया करते थे। ये हमारा चित्र है जिसमें हमें नर्मदा नदी देखना है। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का भी पता लगाना है जो उत्तर पश्चिम की दिशा में है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों का उपजाना आरंभ किया था। जब 8000 वर्ष पहले क्या स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उपजाया था? तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के पास। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। गाय, बकरी, बैल ये सब को क्या किया उन्होंने? पशु को पालना शुरू किया। लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या का पता लगाओ। जो उत्तर पूर्व में जो क्षेत्र है गारो, जो कि मेघालय में है, उसका पता लगाना है। विंध्य की पहाड़ियों का चित्र में अभी हम देखेंगे। वे कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। जो विंध्य पहाड़ी है उसके उत्तर में चावल उपजाया गया था। तो ये हमारा मानचित्र है, इसमें से हम देखते हैं। तो हमारा पहला नर्मदा नदी पूछा था, तो ये है हमारी नर्मदा नदी। सबसे पहले लोग यहाँ रहना
प्रारंभ किए। और ये हमारा गारो पहाड़ियाँ हैं। और क्या पूछा था, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। तो किरथर की ये है और सुलेमान की ये पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले चावल उपजाए गए, सॉरी जौ उपजाया गया ना, जौ। और चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था, तो चावल विंध्य के ऊपर। तो ये है हमारा विंध्य पहाड़ी, इसके ऊपर में इस क्षेत्र में चावल उपजाए गए। और यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, सिंधु, ब्यास, ये सब क्या नदी हैं। गंगा, सोन, विंध्या, नर्मदा, तापी, ये सब क्या है नदियों के नाम है, पहाड़ी के नाम है। महानदी, ये सब क्या है, सारी नदियाँ हैं, जो ब्लू ब्लू है ये सब नदियाँ हैं। कन्नार, कावेरी, पूर्वी, ये हमारा बंगाल का खाड़ी है, ये अरब सागर है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और गंगा हमारा उत्तराखंड से आ रही है, यहाँ से हमारे गंगा आ रही है। और यहाँ के अरब सागर मिल गई, ये यमुना से मिल गई, ये चंबल मिल गई, ये सोन नदी मिल गई। और ये हमारा है सिंधु नदी। जैसे सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम सब आके मिल गई है। ये सतपुरा पहाड़, ये है नर्मदा नदी, ये है ताप्ती नदी, ये गोदावरी, ये महानदी, ये कृष्णा नदी, ये काबुल नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और यहाँ से आ रही है, यहाँ से नदी आ रही है कोशी, गंडक आ रही है। ये हमारा गोदावरी है, ये कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी और कावेरी नदी। और ये हमारा हिंद महासागर है। और ये हमारा श्रीलंका है, ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप द्वीप समूह। अब नेक्स्ट आते हैं, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो हमने अभी देखा सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ये हमारी सिंधु नदियाँ हैं जो कि यहाँ से आती है तिब्बत के मानसरोवर से। और इसमें झेलम आके मिल जाती है, झेलम इसकी सहायक नदी है, चेनाब इसकी सहायक नदी है, रावी इसकी सहायक नदी है, व्यास सतलुज की सहायक नदी है, सतलुज सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये है नदी तंत्र जो है सिंधु नदी तंत्र है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़े नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में जो बिहार नाम से जाना जाता है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। जो हमारा मगध है वो गंगा नदी किनारे है, जो कि बिहार में है। तो ये यहाँ पे हमारा मगध था, और ये हमारा गंगा नदी है, और ये हमारी सोन नदी है। और इस क्षेत्र में क्या था, मगध सबसे बड़ा राज्य प्राचीन काल में था, यहाँ पर शक्तिशाली राज्य। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी के कारण क्या थी, जो समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, जैसे सिकंदर आया था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और कस्बे से दूसरे गांव कस्बे जाया करते थे, जो धार्मिक लोग रहते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता से भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे को विचारों का जानने का अवसर मिला। जो लोग कभी व्यापार करने के लिए, कभी
ज्ञान बांटने के लिए, कभी आपदा पर कुछ आ गया दिक्कत तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, कोई भी कृषि करने के लिए, कभी शिक्षा के लिए, इस तरह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे और ऐसे विचारों को जानने की क्या हुआ अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 में को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत तथा समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और नहीं गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को क्या समृद्ध किया। कुछ लोग थे जो आए और यहीं बस गए, तो उनके जो विचार थे, उनकी जो संस्कृति थी वो यहाँ पे आके बस गए। मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया, जो कि अभी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशियाओं से समुद्रों की पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आप फिर से एक बार मानचित्र को देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ समुद्र है, यहाँ पे नदियाँ हैं, यहाँ पे समुद्र है, तो ये सब क्या पार करना मुश्किल थी और यहाँ उपमहाद्वीप था। ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पेज यहाँ पे। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, कई सौ वर्षों के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो कि इंडस रिवर सिंधु नदी को बोलते थे, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। जब ईरान के लोग जब आए थे तो 25 साल वर्ष पूर्व वो कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से आए थे। तो उस ईरानियों और यूनानियों ने क्या कहा था? सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा और इसके जो पूर्व में जो प्रदेश था उसे इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वैदिक काल में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। जो इंडस जो रिवर है सिंधु, उसे हिंदोस अथवा इंदोस यूनानियों ने कहा, तो उसी से नाम पड़ गया इंडिया। और जो लोग रहते थे इंडिया के उत्तर पश्चिम से जो लोग आए, उन्होंने क्या कहा? इसे इंडिया बोल दिया। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें अतीत के बारे में जानकारी लेना तो कैसे जानकारी ले सकते हैं? तो इनमें से एक ये तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। अगर हम अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर हमारा कोई पुस्तक है पुराना, तो उससे हम पढ़ के जान सकते हैं कि उसमें क्या था, नहीं था, कब था, क्या था, सब कुछ लिखा हुआ। तो पुस्तकों को क्या करना है? ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। जो पुस्तक हाथ से लिखी होती थे उसे हम पांडुलिपि कहते थे और उससे क्या करते थे? ढूंढ पढ़ के हम अतीत के बारे में जानकारी लेते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले जो मैन्यूस्क्रिप्ट है शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। जो पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होता है मैन्यूस्क्रिप्ट,
ये लैटिन शब्द का मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ये ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ हम देखेंगे भी। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए एक ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को, जो ताड़ का पेड़ से काट कर उसके अलग अलग हिस्सों को हम एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल, जो भुर्ज पेड़ की छाल है से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम कहाँ देख सकते हो, ये आपसे पूछा गया। ये है पांडुलिपि, उसमें कुछ लिखा हुआ है प्राचीन भाषा में। ये है पांडुलिपि जो कि ताड़ के पेड़ से बना हुआ है या भुर्ज के पेड़ से। इतने वर्षों में इसमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, मतलब कि बहुत साल 3500 साल पुराना है पांडुलिपि, तो उसमें कितने पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई और कुछ को नष्ट हो गया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है, जो प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती है, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृत भाषा था उसका प्रयोग पहले आम लोग करते थे। जो महाकाव्य मिले हैं वो उसमें उस तरह जो बुक्स वगैरह मिले पहले का, तो उसमें हमें संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा मिला। प्राकृत जो भाषा है वो हम लोग उसका उपयोग उस समय करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस उत्कीर्ण करवाते थे। जो हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं, एक पत्थर अथवा जैसे धातु में कठोर सतहों पर उस पर लिखाया जाता था। कभी कभी शासक के आदेश पर इसे उत्कीर्ण मतलब कि खुदवा के लिखवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयाँ में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ है? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती है? अगर हम कठोर में लिखवाएंगे तो ये लेख क्या होगा, बहुत परिश्रम से लिखाया जाएगा, उत्कीर्ण होंगे, और ऐसे लेकिन वो लेख बहुत वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई सुविधाएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता था। पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस प्रकार के सिक्कों का जो प्रयोग होता था वो 2500 वर्ष पूर्व होता था, और जो बर्तन है ये 4700 वर्ष पूर्व होते थे ऐसे प्रयोग। ये जो है 4700 वर्ष पूर्व ऐसे बर्तन का प्रयोग होता था, और ये सिक्के 2500 वर्ष पुराने हैं, जो कि क्या है, सिक्का है ये चांदी का। आप देख लेते हैं, ये थोड़ा लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख
वर्तमान में अफगानिस्तान के गंधार में है। जो ये अभिलेख है ये क्या है, 2250 वर्ष पुराना ही है और यह अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त हुआ है। अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ये जो है अशोक का एक उत्कीर्ण अभिलेख है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब तक किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जो लिपि है वो क्या से, अक्षर और संकेतों से बनी होती है। जैसे का, ये क्या लिपि है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कमर बोले तो ये एक भाषा हो गया, लेकिन का है कि लिपि। क्या अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। जो अभिलेख मिला है तो ये क्या है, दो भाषाओं का है, अरमाइक और यूनानी भाषाओं का प्रयुक्त भाषा है, लिपि मिला हुआ है। ये उसका अशोक का अभिलेख जो अफगानिस्तान के गंधार से प्राप्त हुआ है। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर, जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। ऐसे कुछ तत्व जो खुदाई से मिल रहे हैं, इनमें कुछ पत्थर और पक्की मिट्टी तो कुछ धातु की बनी होती थी जो कि कठोर होते थे और जल्दी नष्ट नहीं होते थे। पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। जो पुरातात्विक लोग होते हैं वो जानवरों और चिड़िया, मछली वगैरह की हड्डी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। और कोई अन्न या लकड़ी जल गया तो वो जले हुए टुकड़े से हम उसे बता सकते थे कि कब का है और किस टाइम का, समय का, और किसे राज्य में प्रयोग किया गया होगा। क्या पुरातात्विकों को बंधुआ कपड़ों का विशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियाँ, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार हम उसे कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अगर हमें कोई स्रोत मिल जाता तो अतीत का पढ़ना बहुत रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक अनेक, क्या अतीत एक है या अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक की शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। ऐसा इसलिए कि यह तथ्य ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक है वो अपने कौन कौन से राज्य विजय के वो लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जो शासक थे उस टाइम लड़ाई वगैरह करते थे, जो राज्य जीतते हुए उसका वो क्या करते थे, लेखा जोखा रखते थे। उसी के कारण हम आज भी उस लड़ाई उन सब लड़ाइयों को जान सकते हैं। जबकि कृषि, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पूरा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो आम लोग थे वो क्या करते थे, अपने लोग का नहीं रखते थे, और राजा लोग अपना लेखा जोखा रखते थे।
पुरातत्व की सहायता में हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। नेक्स्ट हमारा है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस तिथि की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इस तरह कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जैसे कि 2000, 1000, 1900 ये सब ईसा मसीह के जन्म के बाद से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जो अभी का 2000 है उसको आरंभिक बिंदु मानेंगे, इसके पहले का हम तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी में BC, जो ईसा पूर्व है उसे अंग्रेजी में BC कहते हैं। हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। जो BC का मतलब होता है वो बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई, जो AD होता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या ईस्वी लिखा पाते हैं हम लोग। तो AD का मतलब क्या था, एनो डोमिनी नामक शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CI तथा BC की जगह BCI का प्रयोग होता है। CI अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCI का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप में का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के BC अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं जिसका पता लगाओ। उनके तुम कुछ अक्षर समूह के प्रयोग में करोगी। ये क्या, अन्यंत्र। जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कुछ अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि वह क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। कैसे लिखा हुआ, वह एक अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। जो मिस्र की कहानी है वहाँ अज्ञात लिपि की कहानी मिलती है। वहाँ क्या है, 5000 वर्ष पूर्व एक राजा और रानी रहते थे। जैसे कि ये है कोई लिपि, तो जैसे कि ये कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें क्या उन्होंने सोचा, ये बताया कि ये P लिखा हुआ, इसका मतलब T होता है, इसका मतलब O होता है, इसका मतलब L होता है, लैर में शेर, इसका मतलब M होता है, इसका मतलब I ये हो गया S। इस तरह से वो लिपि का प्रयोग किए और उन्होंने पढ़ के बताया कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इस जो चित्र का मतलब L है, तो इस चित्र का मतलब क्या है, L है। इसका मतलब I है, तो इसका भी मतलब क्या है, I है। तो उन्होंने इस तरह से पढ़ के बताया। जो मिस्र के एक राजा रानी थे 5000 वर्ष पूर्व, उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कृष्ट पत्थर मिला है जिसे पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी, मिस्र, 2 प्रकार में। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, कुछ बार है जो क्या ये 3 मतलब कि 2 भाषाएं या 3 भाषाओं में लिखी थे, एक यूनानी और एक मिस्र। तो कुछ विद्वान थे जो यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षर का समानार्थ ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बने हैं।
एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर इन किनके लिए प्रयोग होते थे तो वे आसानी से अन्य अभिलेख को भी क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे। अब आपको कल्पना करना है। कल्पना करो तुम एक पुरातात्विक हो, पुरातात्विक का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विक से पूछना चाहोगे। मतलब कि आपको कल्पना करना कि आपके सामने एक पुरातात्विक है और उससे 5 सवाल पूछिए। उपयोग शब्द: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ये सब का क्या है, अर्थ निकालना है। और हमारा हो गया ख़त्म। और कुछ है जो कि याद करना है हमें। आओ याद करें। निम्नलिखित का सुमेलन करना है। तो नर्मदा घाटी हमने किस लिए पढ़ा था, तो सबसे पहले लोग वहाँ निवास किए थे, तो इसलिए हमें उससे पढ़े थे। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर नहीं तो प्रथम नगर था नर्मदा घाटी। मगध क्या था, तो ये बहुत बड़ा राज्य था। गारो खासी क्या था, तो यहाँ पे जौ और खेती मिल रहा था, तो इसमें क्या हो सकता है, गारो पहाड़ियाँ, आखिर तो सहना, गंगा घाटी, आरंभिक कृषि। आप इसे मिला के देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है। तो इसी का आरंभ 8000 से वर्ष से पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रश्न नगर 4700 वर्ष पूर्व है। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हुआ, तो मगध यहाँ हो जाएगा 2500 वर्ष पूर्व। नर्मदा प्रथम नगर, और सिंधु ने तथा उसकी सहायक नदियाँ कहाँ हो जाएगा, तो वहाँ पे आरंभिक कृषि। और गंगा घाटी क्या हो जाएगा, पहला बड़ा राज्य। गारो खासी जयंती आखिर तक संग्रह हो जाएगा। अब एक कुछ चर्चा करना है, तो रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और उसको क्या उत्तर हो सकता है ये बताना है। पुरातात्विक द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ, और इनमें से कुछ कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है ये बताना है। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, क्योंकि उनके पास उतना स्रोत वगैरह नहीं था। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो ये भी बता सकते हैं। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिसमें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के बीच के जीवन में विभिन्नता का पता चलता है। और है आओ करके देखिए। पृष्ठ 1, शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों होते हैं? हाँ, दोनों ही होते हैं। अतीत में पुस्तक किन किन विषयों पर लिखे जाते थे, तुम इनसे पुस्तकों को पढ़ना पसंद कर सकते हो। तो आज का हमारा क्लास हो गया ख़त्म। हिस्ट्री का, इतिहास का चैप्टर नंबर 1 था, क्लास 6 का। तो आपको क्लास कैसा लगा बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।